चैप्टर 26 पिछले दिन गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 10 मील से अधिक नहीं थी और इसे तैरते रहने के लिए 162 घन फीट गैस की खपत हुई थी। शनिवार की सुबह डॉक्टर ने फिर प्रस्थान का संकेत दिया। सिलेंडर केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है और यदि उस समय में हमें कोई कुआं या पानी का झरना नहीं मिला तो केवल भगवान ही जानता है कि हमारा क्या होगा। आज सुबह बहुत अधिक हवा नहीं है मास्टर, जो ने कहा, लेकिन शायद हवा ऊपर आ जाएगी, उसने जोड़ा और अचानक डॉक्टर के छिपे हुए अवसाद पर टिप्पणी की। व्यर्थ आशा। वातावरण एकदम शांत था, एक ऐसा शांत जो उष्णकटिबंधीय समुद्रों में जहाजों को बंदी बना लेता है। गर्मी असहनीय हो गई थी और शामियाने के नीचे छाया में थर्मामीटर 113 डिग्री दिखा रहा था। जो और कैनेडी एक दूसरे के करीब पूरी लंबाई में लेटे हुए, अगर नींद में नहीं तो कम से कम सुस्ती में, अपनी स्थिति को भूलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी मजबूर निष्क्रियता उन्हें सुखद से बहुत दूर आराम के पल दे रही थी। उस आदमी पर सबसे ज्यादा दया आती है जो वास्तविक काम या किसी व्यावहारिक खोज से खुद को उदास विचारों से दूर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ देखभाल करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी करने के लिए नहीं था और उन्हें स्थिति को स्वीकार करना पड़ा, बिना इसे सुधारने की उनकी शक्ति के। प्यास की पीड़ा तीव्र होने लगी। ब्रांडी ने इस अत्यावश्यक आवश्यकता को शांत करने के बजाय इसे और बढ़ा दिया और अफ्रीकी मूल निवासियों द्वारा इसे बाघ का दूध नाम दिया गया। मुश्किल से 2 पिंट पानी बचा था और उसे गर्म किया गया। पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने अपनी निगाहों से कुछ कीमती बूंदें पी ली, फिर भी उनमें से किसी ने भी उनसे अपने होठों को गीला करने की हिम्मत नहीं की। रेगिस्तान के बीच में 2 पिंट पानी। तभी डॉक्टर फर्ग्यूसन ने ध्यान में डूबे हुए अपने आप से पूछा कि क्या उन्होंने समझदारी से काम लिया है। क्या उन्होंने हवा में टिके रहने के लिए जो पानी उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उसे बचाकर रखना बेहतर नहीं होता। उन्होंने थोड़ी दूरी तय की थी, ये तो तय था, लेकिन क्या वे अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच गए थे? इस क्षेत्र में 60 मील पीछे जाने से क्या फर्क पड़ता है, जब वे जहां थे वहां पानी नहीं था। हवा अगर ऊपर उठती तो यहाँ की तरह ही चलती, लेकिन इस बिंदु पर कम जोर से, अगर यह पूर्व से आती। लेकिन आशा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और फिर भी व्यर्थ में बहाए गए वे 2 गैलन पानी रेगिस्तान में 9 दिनों के ठहराव के लिए पर्याप्त होते। और 9 दिनों में क्या क्या बदलाव नहीं हो सकते थे। शायद पानी को बनाए रखते हुए वे गिट्टी फेंककर ऊपर चढ़ सकते थे, जब उन्हें फिर से नीचे उतरना होता तो केवल कुछ गैस छोड़ने की कीमत पर। लेकिन उनके गुब्बारे में गैस उनका खून था, उनका जीवन। ऐसे 1000 विचार उसके मस्तिष्क में लगातार घूमते रहे और वह अपने सिर को दोनों हाथों के बीच टिकाकर उसे ऊपर उठाए बिना घंटों बैठा रहा। हमें एक आखिरी कोशिश करनी होगी, उन्होंने आखिरकार सुबह करीब 10 बजे कहा। हमें एक बार फिर कोशिश करनी होगी कि हमें यहाँ से दूर ले जाने के लिए वायुमंडलीय धारा मिले, और इसके लिए हमें अपने आखिरी संसाधनों को भी जोखिम में डालना होगा। इसलिए जब उसके साथी सो रहे थे, डॉक्टर ने गुब्बारे में हाइड्रोजन को उच्च तापमान पर बढ़ाया और विशाल ग्लोब गैस के फैलाव से भरकर सूर्य की लंबवत किरणों में सीधा ऊपर उठ गया। डॉक्टर ने 100 फीट की ऊंचाई से लेकर 5 मील की ऊंचाई तक हवा के झोंके की व्यर्थ खोज की। उसका शुरुआती बिंदु घातक रूप से उसके ठीक नीचे रहा और पूर्ण शांति का शासन प्रतीत हुआ, सांस लेने वाले वातावरण की चरम सीमाओं तक। अंततः पानी की आपूर्ति बंद हो गई। गैस की कमी के कारण सिलेंडर बुझ गया। बर्जन बैटरी ने काम करना बंद कर दिया और गुब्बारा सिकुड़ता हुआ धीरे धीरे रेत पर उसी स्थान पर उतर गया जहां कार खोखली हो गई थी। दोपहर हो चुकी थी और सौर प्रेक्षणों से पता चला कि यह 19 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर और 6 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश था, जो कि चैड झील से लगभग 500 मील और अफ्रीका के पश्चिमी तट से 400 मील से अधिक दूरी पर था। गुब्बारा जमीन पर उतरते ही कैनेडी और जो अपनी मूर्छा से जाग उठे। स्कॉट ने कहा, हम रुक गए हैं। डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें ऐसा करना ही था। उसके साथियों ने उसकी बात समझ ली। उस जगह मिट्टी का स्तर समुद्र के स्तर के अनुरूप था और परिणामस्वरूप गुब्बारा एकदम संतुलन में था और बिल्कुल स्थिर था।
तीनों यात्रियों के वजन के बराबर रेत भर दी गई और वे गाड़ी से बाहर निकल आए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था और कई घंटों तक उनमें से कोई भी नहीं बोला। जो ने उनका शाम का खाना तैयार किया, जिसमें बिस्किट और पैमिकन शामिल था, और पार्टी में से किसी ने भी इसे मुश्किल से चखा। उनके छोटे से भंडार से एक घूंट गर्म पानी ने इस उदास भोजन को पूरा किया। रात भर उनमें से कोई भी जागता नहीं रहा, फिर भी यह ठीक नहीं कहा जा सकता था कि कोई सोया था। अगले दिन सिर्फ आधा पिंट पानी बचा था और डॉक्टर ने उसे रख दिया। तीनों ने ये निश्चय कर लिया था कि वे आखिरी छोर तक इसे नहीं छुएंगे। हालांकि कुछ ही देर में जो ने कहा, मेरा दम घुट रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है, उन्होंने थर्मामीटर की सलाह लेते हुए कहा, 140 डिग्री। रेत मुझे झुलसा रही है, शिकारी ने कहा, जैसे कि यह अभी अभी भट्टी से निकली हो और इस आग के आसमान में एक भी बादल नहीं है। ये किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस अक्षांश पर इन तीव्र गर्मी के बाद हमेशा तूफान आते हैं और तूफान बिजली की चमक के साथ आते हैं। आसमान के इस निराशाजनक साफ होने के बावजूद 1 घंटे से भी कम समय में बड़े वायुमंडलीय परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन कैनेडी ने पूछा, क्या इसका कोई संकेत है? ठीक है, डॉक्टर ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि बैरोमीटर में गिरावट का कुछ हल्का लक्षण है। स्वर्ग तुम्हारी प्रार्थना सुन ले, सैमुअल, क्योंकि हम टूटे पंखों वाले पक्षी की तरह जमीन पर टिके हुए हैं। हालांकि मेरे प्यारे डिक, इस अंतर के साथ कि हमारे पंखों को कोई क्षति नहीं पहुंची है और मुझे आशा है कि हम उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। आह, हवा, हवा, जो चिल्लाया, इतनी हवा कि हमें किसी नदी या कुएं तक ले जा सके और हम ठीक हो जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त भोजन है और पानी के साथ हम बिना कष्ट के 1 महीना भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन प्यास एक क्रूर चीज है। केवल प्यास ही नहीं थी, बल्कि रेगिस्तान का अपरिवर्तनीय दृश्य भी मन को थका रहा था। मिट्टी की सतह पर कोई बदलाव नहीं था, रेत का एक टीला नहीं था, एक कंकड़ भी नहीं था जो नज़र को राहत दे सके। इस अखंड स्तर ने देखने वाले को हतोत्साहित किया और उसे उस तरह की बीमारी दी जिसे रेगिस्तान बीमारी कहा जाता है। शुष्क नीले आकाश की अभेद्य एकरसता और रेगिस्तान की रेत का विशाल पीला विस्तार अंततः भय की अनुभूति पैदा करता है। इस प्रज्वलित वातावरण में गर्मी एक धधकते चूल्हे के ऊपर कंपन करती हुई प्रतीत होती थी, जबकि मन असीम शांति पर विचार करने में हताश हो जाता था और कोई कारण नहीं देख पाता था कि यह चीज़ कभी समाप्त क्यों होनी चाहिए, क्योंकि विशालता अनंत काल की एक प्रजाति है। इस प्रकार अंततः हमारे अभागे यात्री इस भीषण गर्मी में पानी से वंचित होकर मानसिक विकार के लक्षण अनुभव करने लगे। उनकी आंखें सूज गईं और उनकी दृष्टि भ्रमित हो गई। जब रात होने लगी तो डॉक्टर ने तेज गति से चलकर इस खतरनाक प्रवृत्ति से निपटने का निश्चय किया। उनका विचार कुछ घंटों तक रेतीले मैदान में टहलना था, किसी चीज की तलाश में नहीं, बल्कि सिर्फ व्यायाम के लिए। आओ, उसने अपने साथियों से कहा, मेरा विश्वास करो, इससे तुम्हें लाभ होगा। कैनेडी ने कहा, इसका सवाल ही नहीं उठता, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता था। और मैं, जो ने कहा, सोना पसंद करूंगा, लेकिन नींद या आराम भी तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। मेरे दोस्तों, तुम्हें इस अचेतन प्रवृत्ति के खिलाफ प्रतिक्रिया करनी होगी। मेरे साथ आओ। लेकिन डॉक्टर उनके साथ कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए रात के तारों भरे अंधेरे में अकेले ही चल पड़ा। उसके पहले कुछ कदम दर्दनाक थे, क्योंकि वे चलने के अभ्यास से बिल्कुल बाहर एक कमजोर आदमी के कदम थे। हालांकि उसने जल्दी ही समझ लिया कि यह अभ्यास उसके लिए फायदेमंद होगा और पश्चिम की ओर कई मील आगे बढ़ गया। एक बार तेज चलने के बाद उसे लगा कि उसका मन बहुत खुश है, जब अचानक उसे चक्कर आने लगा। वो एक खाई के किनारे पर खड़ा हुआ लग रहा था, उसके घुटने उसके नीचे मुड़े हुए थे। विशाल एकांत ने उसके दिल में भय पैदा कर दिया। उसने खुद को एक छोटा गणितीय बिंदु, एक अनंत परिधि का केंद्र, यानी कुछ भी नहीं पाया। गुब्बारा गहराते अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो गया था। डॉक्टर, जो शांत, अडिग, लापरवाह खोज करता था,
ने महसूस किया कि आखिरकार वह एक नामहीन भय से जकड़ा हुआ था। उसने अपने कदम वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उसने जोर से पुकारा, एक प्रतिध्वनि भी उत्तर नहीं दे सकी, और उसकी आवाज आसपास के अंतरिक्ष की शून्य विशालता में, एक अथाह खाई में फेंके गए कंकड़ की तरह लुप्त हो गई। फिर वह रेगिस्तान के शाश्वत सन्नाटे के बीच अकेले रेत पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आधी रात को वह अपने वफादार अनुयायी जो कि बाहों में आया, जो अपने मालिक की लंबी अनुपस्थिति से बेचैन था, वह उसके पीछे चला गया था। रेत पर उसके पैरों के स्पष्ट निशानों से उसे आसानी से पहचान लिया था और उसे बेहोशी की हालत में पड़ा पाया था। क्या बात है, सर? पहला प्रश्न था। कुछ नहीं, जो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी थी, बस। अब सब खत्म हो गया है। ओह, इससे कुछ नहीं होगा, सर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। वहाँ मुझ पर झुक जाए और हम गुब्बारे पर वापस चलते हैं। और डॉक्टर, जो कि बांह पर झुककर उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से वह आया था। आप बहुत साहसी थे, सर, ऐसे जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि आपको लूट लिया गया हो, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन, सर, अब आइए, हम गंभीरता से बात करते हैं। बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। हमें कुछ करने के लिए सकारात्मक रूप से अपना मन बनाना चाहिए। हमारी वर्तमान स्थिति कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चल सकती, और अगर हमें हवा नहीं मिली तो हम खो जाएंगे। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर हम में से किसी एक को सभी की भलाई के लिए अपना बलिदान देना होगा, और यह सबसे स्वाभाविक है कि ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा क्या प्रस्ताव है? तुम्हारी योजना क्या है? बहुत आसान है। ये है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन ले लो और तब तक चलते रहो जब तक मैं किसी स्थान पर न पहुंच जाऊं, जैसा कि मुझे जल्दी या बाद में करना ही है। इस बीच, अगर स्वर्ग तुम्हारे लिए अच्छी हवा भेजता है, तो तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम फिर से शुरू कर सकते हो। मेरे हिस्से के लिए, अगर मैं किसी गांव में आता हूं, तो मैं कुछ अरबी शब्दों के साथ अपना काम करूंगा जो तुम मेरे लिए कागज के एक टुकड़े पर लिख सकते हो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा या अपनी जान गंवा दूंगा। तुम मेरी योजना के बारे में क्या सोचते हो? ये बिल्कुल मूर्खता है, जो, लेकिन ये तुम्हारे नेक दिल के लायक है। ये बात असंभव है। तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन, सर, हमें कुछ करना होगा, और यह योजना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि, मैं फिर कहता हूँ, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और फिर, आखिरकार, मैं सफल हो सकता हूँ। नहीं, जो, नहीं। हम अलग नहीं होंगे। ऐसा करना सिर्फ दुख को और बढ़ाना होगा। लिखा था कि मामले वैसे ही रहने चाहिए जैसे हैं, और बहुत संभव है कि लिखा हो कि धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो फिर, हमें शांत होकर इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मालिक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ, और उसके बाद मैं इंतजार नहीं करूँगा। आज रविवार है, हम सोमवार कह सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह का 1 बजे है, और अगर हम मंगलवार तक छुट्टी नहीं ले पाए, तो मैं जोखिम उठाऊंगा। मैंने इसके लिए अपना मन बना लिया है। डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया, और कुछ ही मिनटों में वे कार में वापस आ गए, जहां उन्होंने कैनेडी के पास अपनी जगह ली, जो वहां इतने पूर्ण मौन में लेटा था कि उसे नींद नहीं माना जा सकता था।